हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका निर्देशन सेवा, गाइडेंस सर्विस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कानपुर एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का ये टॉपिक है और आपके सब्जेक्ट का नाम है शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श। ओके, लखनऊ और कानपुर दोनों का ही ये सेम पेपर है। डिफरेंस इतना है कि कानपुर में थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर सेकंड है आपका और लखनऊ में थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर 3 है आपका। पेपर का नाम एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी कि शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श है। अब इसके जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग यूनिट सेकंड को कवर करेंगे। इसके टॉपिक को हम समझेंगे, निर्देशन सेवा होती क्या है, गाइडेंस सर्विस क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आपने इसको ठीक से समझ लिया तो। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका यहाँ से पूछा जाएगा। इतने समय से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, कुछ इश्यूज थे उसकी वजह से। अब देखिए, चलिए सबसे पहले बात यह है कि व्हाट इज गाइडेंस सर्विस, आखिर निर्देशन सेवा है क्या। आइए इसको समझते हैं। देखिए, शिक्षा का लक्ष्य क्या है। शिक्षा का लक्ष्य होता है कि वह बालक का यानी कि छात्र का सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण का मतलब है बच्चे का आध्यात्मिक विकास हो, उसका चारित्रिक विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, हर तरीके से बालक का विकास होना चाहिए। यही शिक्षा का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवाएं प्रदान की जाती हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार से बच्चों को गाइड किया जाता है। उनका बौद्धिक विकास कैसे हो, भावनात्मक विकास कैसे हो, शारीरिक डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए अलग अलग प्रकार की या कई प्रकार की निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था होती है। ओके, निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत विशिष्ट क्रियाओं को नियोजित, व्यवस्थित एवं क्रियान्वित किया जाता है। क्रियान्वित का मतलब होता है किसी काम को अपने व्यवहार में लाना या उसको करना। निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत क्या होता है, बहुत ही जो विशिष्ट क्रियाएं हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को करवाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार की निर्देशन सेवा का संबंध कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं से होता है। जितनी भी निर्देशन सेवाएं हैं उनका जो संबंध है वो कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं से होता है और इन क्रियाओं के माध्यम से ही विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति भी की जाती है। जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हीं के माध्यम से स्पेसिफिक जो उनके एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको प्राप्त भी किया जाता है। किनके माध्यम से? क्रियाओं के माध्यम से। क्रियाएं कब होंगी? जिससे रिलेटेड निर्देशन सेवा दी जा रही है, जिस क्षेत्र में गाइडेंस दिया जा रहा है उसी से संबंधित एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, और फिर उद्देश्यों की प्राप्ति भी होगी। अब जैसे बात करते हैं, विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के कुछ प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? देखिए, एक तो आपकी सूचना सेवा हो गई जिसको इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं। दूसरी व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा होती है जिसको इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस कहते हैं। तीसरी आपकी स्थानापन्न सेवा, प्लेसमेंट सर्विस होती है, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, बोलने में कुछ समस्या है, अभी दिक्कत है थोड़ी, इसीलिए। तीसरी है अनुवर्ती सेवा जिसको फॉलोअप सर्विस कहते हैं और फिर है परामर्श सेवा जिसको काउंसलिंग सर्विस कहते हैं। देखिए, अब ये इतने प्रकार की ये सेवाएं होती हैं, इनको अलग अलग भी पढ़ेंगे। पहले सूचना सेवा का अर्थ समझेंगे, इसकी आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य, कार्यविधि समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको, इस तरीके से। आइए सबसे पहले हम लोग सूचना सेवा को समझते हैं। सूचना सेवा क्या है? देखिए, पहले ओरल समझिए। सूचना सेवाएं जो होती हैं वो जो निर्देशन कार्यक्रम होता है उसको सफल बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सूचना सेवाएं। ओके, देखिए, छात्र हो या निर्देशक हो, यानी कि जो गाइडेंस दे रहा है वो हो, दोनों के लिए इंफॉर्मेशंस की सही, सटीक और उचित जानकारी आवश्यक है। आप जिस क्षेत्र में भी बच्चे को गाइड कर रहे हैं, यदि आपको उस क्षेत्र की पूरी गहन जानकारी नहीं है तो आप बच्चे को पूरी तरीके से गाइड नहीं कर सकते।
अगर निर्देशन काम करने वाला व्यक्ति के पास जो है एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कभी भी सफलतापूर्वक निर्देशन कार्यक्रम को संचालित नहीं कर पाएगा। देखिए, शैक्षिक निर्देशन के लिए अगर शिक्षा से संबंधित निर्देशन दिया जा रहा है तो उसके लिए पाठ्यक्रमों, शैक्षिक अवसरों, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अपेक्षित योग्यताओं, वित्त व्यवस्था इत्यादि सूचनाएं व्यक्तिगत निर्देशन के लिए व्यक्ति की पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों और उसकी विशेषताओं से संबंधित सूचनाएं आवश्यक होती हैं। क्या कह रहा है, देखिए, जो शिक्षा से संबंधित निर्देशन है उसके लिए जो भी पाठ्यक्रम है या शिक्षा से संबंधित जो भी अवसर हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें एडमिशन के लिए, उनमें प्रवेश के लिए आपके पास अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए। भाई, अगर आप डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए, तभी तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले पाएंगे, है ना। दूसरी बात, वहाँ की जो वित्त व्यवस्था है ना, इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो व्यक्तिगत निर्देशन है, व्यक्तिगत निर्देशन के लिए व्यक्ति की जो पारिवारिक परिस्थिति है, जो उसकी सामाजिक परिस्थिति है और उसकी जो भी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आवश्यक होती हैं। सूचना सेवा निर्देशन प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी गई है। अब और आगे बढ़ते हैं तो जो सूचना सेवा है इसके कुछ प्रकार हैं। देखिए, सूचना सेवाओं के क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। सूचना सेवाओं के अंतर्गत शैक्षिक सूचनाएं आती हैं जिनको हम एजुकेशनल इंफॉर्मेशंस कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब ये है कि आपको जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, कानपुर में आपके 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, लखनऊ में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपका फुल कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। पहले तो आपको टॉपिक वाइज कंटेंट दिया जाएगा। देखिए क्या क्या दिया जाता है, टॉपिक वाइज कंटेंट दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, इतने क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, वो आपके लिए एनफ 50 से 60 क्वेश्चन आंसर पर सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए एनफ रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए जाते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको टॉपिक वाइज कंटेंट मिलता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं एंड आपको जो है कि क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। तो इतना कंटेंट लेने के बाद आपको मार्केट से किसी प्रकार की कोई कॉपी, किताब, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें आपकी शैक्षिक सूचनाएं हो गई, व्यावसायिक सूचनाएं हो गई और व्यक्तिगत सूचनाएं हो गई। अब जो शैक्षिक सूचनाएं हैं इनसे संबंधित ये क्या होती हैं, आइए इनको जानते हैं। देखिएगा, शैक्षिक सूचनाएं शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन सी, जैसे विविध पाठ्यक्रमों में प्रयोग होने, अलग अलग प्रकार का जो सिलेबस है उनमें प्रयोग होने वाली विभिन्न शिक्षण पद्धतियों से संबंधित सूचनाएं हो गई, शिक्षण अवधि से संबंधित सूचनाएं हो गई, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं में कौन कौन सा पाठ्यक्रम उपलब्ध है उससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए निर्देशनकर्ता के पास, है ना, जो गाइडेंस देता है। अनेक पाठ्यक्रमों में सफलता के सूचक विभिन्न प्राप्त अंकों के विषय में सूचनाएं भी होना अति आवश्यक है। ये हो गई शिक्षा से संबंधित सूचनाएं, कौन कौन सी होनी चाहिए। शिक्षा से संबंधित सूचनाएं, पाठ्यक्रम कौन सा है, सिलेबस क्या है, उसकी अवधि क्या है, कितने समय तक सिलेबस पढ़ा जाता है। ठीक है। शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से पाठ्यक्रम अवेलेबल हैं, सिलेबस, है ना, सब्जेक्ट्स। तो ये शैक्षिक सूचनाएं हो गई। व्यावसायिक सूचना में आपका क्या आता है, व्यावसायिक सूचना के अंतर्गत वे समस्त सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। व्यावसायिक सूचना जो है उसके अंतर्गत वे समस्त सूचनाएं सम्मिलित होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय विशेष में प्रवेश से पहले ज्ञात होनी चाहिए। कोई अगर व्यवसाय है तो उसमें जाने से पहले आपको उसकी गहन जानकारी
अति आवश्यक है यदि आप व्यवसाय को चुन रहे हैं तो। जैसा कि हापोक कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की वह सूचना जो किसी स्थिति, कर्म एवं व्यवसाय से संबंधित होती है तथा जो नए प्रवेशार्थी को यानी कि जो प्रवेश लेने वाला है या उस व्यवसाय को करने वाला है उसको उपयोगी हो सकती है, व्यवसायगत सूचना उसी को कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो व्यावसायिक सूचना है इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जैसे कौन कौन से बिंदु होते हैं, आइए इनको समझते हैं। बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आप लिखेंगे तो जरूर कंफ्यूज होंगे, इसलिए ठीक से समझिएगा। व्यावसायिक सूचना के मुख्य बिंदु, नंबर 1 तो व्यावसायिक सूचना के मुख्य बिंदु मुख्य बिंदु में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि व्यवसाय का महत्व आपको पता होना चाहिए कि हम किस व्यवसाय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, देखिए व्यवसाय के महत्व के अंतर्गत ये ज्ञात किया जा सकता है कि किसी भी व्यवसाय का समाज में स्थान क्या है। कोई भी अगर व्यवसाय है तो समाज में उसका स्थान क्या है, उस व्यवसाय का सामाजिक महत्व क्या है और उस व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, उनकी उन्नति के अवसरों आदि के विषय में सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। और इसके अलावा जो है कि देश में उनके जो भी प्रमुख केंद्र हैं उनका भी उल्लेख किया जाता है। तो ये व्यवसाय का महत्व है और महत्व के बारे में जो जानकारी हमें होनी चाहिए यानी कि निर्देशनकर्ता को, वो यहाँ पे हमने समझ लिया। अब बात करेंगे कार्य की प्रकृति क्या है। देखिए नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति का उल्लेख किया जाता है। कार्य की प्रकृति के अंतर्गत कर्मचारियों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसकी प्रकृति का उल्लेख किया जाता है। कार्य श्रम प्रधान है। कार्य कैसा है, कार्य श्रम प्रधान है। इसमें श्रम का मतलब है मेहनत को मुख्य माना जाता है, या हाथ से किया जाने वाला है या बैठ कर मशीन पर करना है। फील्ड वर्क है या कमरे कारखाने में या बाहर इत्यादि बिंदु इसमें शामिल होते हैं। यानी कि काम किस प्रकार से है, काम में श्रम प्रधान है। भाई श्रम, उसमें मेहनत तो चाहिए, लेकिन वो काम हाथ से करने वाला है, बैठकर करने वाला है, फील्ड वर्क है, कमरे कारखाने कहाँ कैसा काम है इसकी जानकारी होनी चाहिए। कार्य की दशाएं क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं। जब कर्मचारी काम का चुनाव करता है कि हमें किस प्रकार का काम करना है, कौन सा व्यवसाय हमारे लिए ठीक रहेगा, तो उसे कार्य की दशाओं के विषय में जानकारी, उसकी कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी है। कार्य बाहरी है या आंतरिक है, काम का समय क्या है, साथ में काम करने वाले व्यक्तियों का स्तर क्या है, उनके संगठन आदि के विषय में सूचना होना जरूरी है। फिर आता है उन्नति के अवसर। देखिए अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, व्यावसायिक सूचना के अंतर्गत व्यवसाय में उन्नति के अवसर क्या है। व्यावसायिक सूचना के अंतर्गत जो भी व्यवसाय हो रहा है उसके उन्नति के अवसर क्या हैं। क्या वो व्यवसाय आगे चल के प्रोग्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कितने समय में जो व्यवसाय है वह प्रोग्रेस कर पाएगा। अन्य संबंधित व्यवसायों, स्थानांतरण संबंधित नियम, विदेश भ्रमण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व इत्यादि का भी उल्लेख इसमें किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आवश्यक तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, इसेंशियल प्रिपरेशंस की बात करेंगे। व्यावसायिक सूचना के अंतर्गत व्यवसाय के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक विषय, प्रवेश संबंधी जानकारी, प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण की अवधि आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। आवश्यक शारीरिक योग्यताओं की अगर बात करें तो बेसिक फिजिकल एबिलिटीज़ की अगर बात करें तो व्यावसायिक सूचना के अंतर्गत जो व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं हैं उसके अंतर्गत व्यवसाय के लिए व्यक्ति के अंदर आवश्यक शारीरिक योग्यताएं जैसे संवेगात्मक स्थिरता होनी चाहिए, बौद्धिक यानी कि बच्चे का बौद्धिक विकास पूरी तरीके से होना चाहिए, मानसिक स्थिरता होनी चाहिए, व्यक्तित्व की विशेषताएं इत्यादि इसमें शामिल होती हैं। तो ये हमने समझा, क्या समझा, ये हमने समझा व्यावसायिक सूचना के मुख्य बिंदु क्या होते हैं जो व्यवसाय से संबंधित सूचना होती है। व्यक्तिगत सूचना की अगर बात करें तो व्यक्तिगत निर्देशन में आवश्यक सूचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, व्यक्तिगत निर्देशन में
व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से संबंधित सूचनाएं होना आपको जरूरी है, इन्फॉर्मेशन जरूरी है। व्यक्ति के मित्रों के बारे में भी आपको जरूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी रुचि क्या है, व्यक्तिगत विशेषताओं की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। परिवार में होने वाले उत्सव जो हैं, संस्कृति क्या है, परंपरागत रीति रिवाजों के द्वारा अर्जित सूचनाएं होनी चाहिए। विषय के जो भी सब्जेक्ट है, उसके सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे व्यक्ति से है, विषय का मतलब यहाँ पे व्यक्ति के मित्रों, अभिभावकों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, अध्यापकों इत्यादि द्वारा प्राप्त सूचनाएं होनी चाहिए। तो ये जो व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं, इसकी भी जरूरी है। क्या जरूरी है? इनकी भी जानकारी होना जरूरी है। अब जैसे जो सूचना सेवा है, इसके उद्देश्य क्या है? सूचना सेवा का उद्देश्य होता है सूचना सेवा के माध्यम से विश्वसनीय और शुद्ध सूचनाओं का विवरण रखना। क्या होता है? सूचना सेवा का उद्देश्य होता है सूचना सेवा के माध्यम से विश्वसनीय और शुद्ध सूचनाओं का विवरण रखना। निर्देशन की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाने में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, सूचना सेवा का उद्देश्य। सूचना सेवा का उद्देश्य है सूचना के विभिन्न स्रोतों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने में छात्रों की सहायता करना, समस्त सूचनाओं का उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग वर्गीकृत करने में सहायता करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके लिए बेहतर है, कौन सी इन्फॉर्मेशन शिक्षा से संबंधित है, कौन सी व्यवसाय से संबंधित है ना, और कौन सी जो सूचना है वो, यानी कि अलग अलग फील्ड की जो सूचनाएं हैं उनको अलग अलग वर्गीकरण का करना। तो ये सूचना सेवाओं के उद्देश्य हैं। दूसरी बात है तत्कालीन, विश्वसनीय और शुद्ध सूचनाओं का विवरण रखना, जिससे छात्र उनका प्रयोग समुचित रूप से कर सकें। निर्देशनकर्ता और छात्रों को एक ही स्थान, समय और धन का दुरुपयोग के बिना सूचना उपलब्ध कराना, यानी कि एक ही जगह पे एक समय में अगर सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी तो जो अलग अलग सूचना जो है कि प्रदान करने का जो समय होगा, जो खर्च होगा, वो बच जाएगा। छात्रों को अपने प्रयत्नों के द्वारा परिशुद्ध और विश्वसनीय सूचनाओं का इकट्ठा करना। तो ये जो सूचना सेवाएं हैं, ये उनका उद्देश्य होता है, जो कि हमने समझा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो सूचना सेवा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा क्या होती है। देखिए, समझते हैं इंडिविजुअल इन्वेंटरी को। व्यक्तिगत विश्लेषण अंग्रेजी के शब्द इंडिविजुअल इन्वेंटरी का हिंदी रूपांतरण है। जो व्यक्तिगत विश्लेषण है इसको इंग्लिश में इंडिविजुअल इन्वेंटरी कहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेंटरी ऐसे गुणों की सूची होती है जिसमें निर्धारण क्रम द्वारा व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है, यानी कि एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति होता है वो अपना खुद का मूल्यांकन इसमें करता है। इसमें व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा में। ठीक है, व्यक्ति के अंदर आत्मबोध यानी कि आत्मज्ञान, ठीक है, आत्मबोध की क्षमता का विकास करने की दृष्टि से आत्म अनुसूची सेवा का विशेष महत्व होता है। आत्म अनुसूची सेवा का महत्व इसलिए होता है ताकि जो व्यक्ति है वह अपना ज्ञान खुद कर सके, अपने अंदर खुद झांक सके, अपने आप को जान सके, पहचान सके। ठीक है, व्यक्ति के अंदर आत्मबोध की क्षमता का विकास करने की दृष्टि से आत्म अनुसूची सेवा का विशेष महत्व होता है। व्यक्तिगत विश्लेषण की आवश्यकता व्यक्ति को पाठ्य विषयों अथवा व्यवसाय चयन के समय होती है। जब व्यक्ति या जब बालक अपने सब्जेक्ट चुन रहा होता है तब उसको, या वो व्यवसाय चुन रहा होता है, देन ही नीड्स इंडिविजुअल इन्वेंटरी, तब उसको व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की आवश्यकता होती है। और निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत आत्म विश्लेषण सेवा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं, विशेषताओं, उपलब्धियों से परिचित कराना होता है। इस सेवा के माध्यम से छात्र अपनी शक्तियों का ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता। ये जो सेवा है इसके माध्यम से छात्र अपनी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि वो अपनी कमियों, सीमाओं को भी पहचानता है। जब हम अपने अंदर झांक रहे होते हैं, अपने आप को जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ अपनी खूबियां नहीं दिखती, हमारे उल्टे सीधे कर्म भी हमारे सामने आते हैं, हमारी कमियां है ना, वो भी हमें नजर आती हैं, और हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे वश में है, क्या वश में नहीं है,
वो सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं हम। इस तरह से छात्र को अपने अर्जित और जन्मजात, अर्जित जो उसने बाहर से सीखा है, जन्मजात जो उसे ईश्वर ने दिए हैं, उन गुणों का उसे बोध होता है, जिनके आधार पर वह अपने भविष्य के लिए उपयुक्त योजनाएं भी बना सकता है। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के उद्देश्य क्या है? देखिए, व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का लक्ष्य व्यक्ति में आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन और आत्म विश्लेषण यानी कि सेल्फ एनालिसिस की क्षमता को विकसित करना है। सिंपल सी बात है, व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का मतलब क्या है? व्यक्ति के अंदर सेल्फ एनालिसिस की क्षमता डेवलप हो जाए, वो अपना एनालिसिस खुद कर पाए। ठीक, बोलने में कुछ समस्या है इसीलिए ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए, व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे स्वयं के विषय में संवेदनशीलता का विकास करना। ये क्या है भाई? स्वयं के बारे में संवेदनशीलता का विकास करना। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के आधार पर व्यक्ति को अपनी शक्तियों और सीमाओं के प्रति, जो उसकी पावर हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनके प्रति संवेदनशील बनाना। ठीक है, व्यक्ति को स्वयं के प्रति उसके अंदर संवेदनशीलता उत्पन्न करना। ठीक है, लेकिन ये जो कह रहा है कि व्यक्ति को अपनी शक्तियों एवं सीमाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, ये एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि किसी व्यक्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का जो एक संप्रेषण है वो अपेक्षाकृत सरलता से किया जा सकता है, परंतु वास्तविकता के बेस पे जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करना, व्यक्ति की सहायता करना बहुत कठिन है। तो इसी तरीके से व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की सहायता से व्यक्ति को स्वयं के प्रति उसके अंदर संवेदनशीलता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ आधार उपलब्ध कराना। वस्तुनिष्ठ आधार उपलब्ध कराने का मतलब है कि व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यक्ति को अपने संबंध में लिए जाने वाले गलत निर्णयों से बचा करके उसे व्यवहारिक योजनाओं की दिशा में आगे बढ़ाना। इसके आधार पे वास्तविकता पर जो इंफॉर्मेशंस बेस्ड होती हैं उनको व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करना, ताकि वो विवेकपूर्ण और जो है सही सटीक निर्णय ले सके। वास्तविकता के बेस पे जो डिसीजंस लेता है व्यक्ति, उसमें उसकी सहायता करना, और ये डिसीजंस वो तभी ले सकेगा जब वो अपनी योग्यताओं और विशेषताओं से पूरी तरीके से परिचित होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आत्म अन्वेषण की दिशा में अग्रसरित होने की दृष्टि से। व्यक्तिगत विश्लेषण आत्म अन्वेषण की दिशा में अग्रसरित होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार के अन्वेषणात्मक अनुभवों का आत्म प्रत्यय को विकसित करने की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है, और इस तरह के अनुभवों की व्यवस्था करके व्यक्ति को स्वयं की पहचान कराने में व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के द्वारा सहायता की जाती है। ठीक है, ऑप्शन इसमें तो आपके जो तीसरा नंबर पॉइंट है वो क्लियर हुआ। अब है जैसे स्वयं मूल्यांकन में दक्षता विकसित करना, डेवलप सेल्फ एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। देखिए, जो हमारा ये व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा है, व्यक्ति को स्वयं की पहचान करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में स्वयं का मूल्यांकन करने की कुशलता विकसित करना है कि इसमें व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन कर सके, जिसके आधार पर वह अपनी योग्यताओं और बाहरी अवसरों का मूल्यांकन करके स्वयं डिसीजंस भी ले पाए। ओके, तो इस तरीके से ये हमने समझा कि व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का उद्देश्य क्या है। अब हम जानेंगे व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का महत्व क्या है। ठीक है, महत्व के बाद इसकी सीमाएं जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट आपके सामने है। देखिए, व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का निर्देशन की दृष्टि से निम्नलिखित महत्व है। क्या महत्व है? देखिए, स्वचिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थिंकिंग। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के माध्यम से छात्रों को स्वयं की विशेषताओं, स्वयं की जानकारी, अपने अंदर झांकना और कमियों से तो परिचित कराया ही जाता है, बल्कि इसके साथ साथ उसके अंदर स्वचिंतन, सेल्फ थिंकिंग की क्षमता को भी डेवलप करने का काम किया जाता है। इससे व्यक्ति के अंदर जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसको डेवलप करने में सहायता मिलती है, और इसके अलावा जो व्यक्ति है
वो स्वयं आत्मसंवेदनशील भी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट कहता है मूल्यांकन का अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर इवेल्युएशन। देखिए, जब व्यक्ति आत्मसंवेदनशील हो जाता है तो वह स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकता है और भावी योजनाओं को रूप भी प्रदान करता है। जो भावी योजनाएं होती हैं उनको भी वो खुद वो योजनाएं बना सकता है। व्यक्ति स्वयं से रिलेटेड जो अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशंस हैं उनको ध्यान में रख करके और अपनी विशेषताओं से उनका मूल्यांकन करके विभिन्न शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्णय भी ले सकता है। इतनी उसके अंदर क्षमता हो जाती है और इसी बेस पे उसे मूल्यांकन के अवसर भी प्राप्त होते हैं। वस्तुनिष्ठ जानकारी के लिए किसी भी व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, विशेषताओं और बाहरी अवसरों के विषय में वस्तुनिष्ठ या उचित जानकारी उपलब्ध हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इसका क्या महत्व है हमने वो भी जाना। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, आइए इनको समझते हैं। देखिए, व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का अपना महत्व है, लेकिन फिर भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे छात्र व्यक्तिगत गुणों के संबंध में अपना अधिनिर्धारण, ओवर एस्टिमेशन करते हैं इसमें। ठीक है, हॉलिंगवर्थ के अनुसार आत्म विश्लेषण में अधिनिर्धारण जो ओवर एस्टिमेशन है उसकी प्रवृत्ति हमेशा पाई जाती है। व्यक्तिगत विश्लेषण हमेशा विषयगत यानी सब्जेक्टिव होता है और ये व्यक्ति के संबंध में संपूर्ण सूचनाएं न देकर के केवल कुछ ही इंफॉर्मेशंस हमें प्रोवाइड कराता है, जो व्यक्तिगत विश्लेषण होता है। व्यक्तिगत विश्लेषण यानी कि किसी का पर्सनल एनालिसिस करना। व्यक्तिगत विश्लेषण के अंतर्गत निर्देशनकर्ता को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की सीमाएं भी हमने समझ ली। अब बात आती है स्थानापन्न सेवा की। स्थानापन्न सेवा को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, एंड अगर आपने अभी तक हमारा पेड कंटेंट नहीं लिया है तो फटाफट ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैसेज कीजिए और आप भी नोट्स ले लीजिए। आपको टॉपिक वाइज कंटेंट प्लस क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।